साथियों, पेमेंट और बोनस एक्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। आज हम उस पर आपके साथ आपकी जानकारी बढ़ाने हेतु बात करते हैं। मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। यदि ये मेरे इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप खुद भी देखें, अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की वीडियो आपको पहले मिले तो बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। बात करते हैं पेमेंट और बोनस एक्ट की। पेमेंट और बोनस एक्ट सभी फैक्ट्री पर और एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होता है जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यह उन स्टार्टअप पर भी लागू होता है जिन्होंने पहले साल से ही प्रॉफिट कमाया है। इसके लिए मैं यह स्पष्ट कर दूं, यदि आपको पहले 5 सालों में यदि घाटा होता है तो इसकी छूट मिलेगी। प्रॉफिट होते ही यह छूट स्वतः बंद हो जाती है। अतः बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए आपको पूर्णतः एथिकल और आपकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट होना बहुत आवश्यक है। अब बोनस किसको मिल सकता है? जिसने साल में फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 30 दिन काम किया हो वह बोनस के लिए एलिजिबल हो जाता है, चाहे वो न्यू ज्वाइनी हो या बीच में छोड़कर चला गया हो। अब बोनस के लिए एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि बोनस की मिनिमम लिमिट है 8.33 ऑफ बोनसेबल सैलरी और मैक्सिमम है 20%। 8.33 के साथ मिनिमम 100 रुपीज होना भी बहुत जरूरी है। 8.33 यदि किसी ने 30 दिन काम किया और उसकी सैलरी किन्हीं कारणों से कम है तो उसको 100 रुपए की गारंटी होना आवश्यक है। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एलोकेबल सरप्लस निकालते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, जिस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और इसका टाइम पीरियड है कि यह फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अगले 8 महीने में अप्रैल से नवंबर तक कभी भी बांटा जा सकता है। 30 नवंबर इज द लास्ट डेट। इसके लिए एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि बोनसेबल सैलरी के लिए बेसिक प्लस डीए को इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। कुछ एम्प्लॉय एक प्रश्न पूछते हैं कि मेरी जो बोनसेबल इनकम है क्या वो टैक्सेबल है? हाँ, वह 100% टैक्सेबल है। आपको टैक्स देना जो भी जिस स्लैब में आता है वहां उतना उसको आवश्यक है। एक प्रश्न और है कि क्या बोनस फोरफिट किया जा सकता है? यह एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव पूछते हैं। हाँ, यदि आपने अपने किसी एम्प्लॉय को निम्न 4 कारणों के कारण से टर्मिनेट किया है या डिसमिस किया है तो आप बोनस फॉरफिट कर सकते हैं। वो 4 कारण क्या क्या हैं, आप कहीं चाहें तो उन चीजों को नोट कर लें। नंबर 1 है फ्रॉड। यदि आपने ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड उसको डिसमिस किया है तो आप उसकी फॉरफिट कर सकते हैं फ्रॉड की अमाउंट तक या कंप्लीट। दूसरा है थेफ्ट, तीसरा है मिस अप्रोप्रिएशन और चौथा है सबोटेज टू द प्रॉपर्टी। यदि किसी ने जानबूझ करके और यह प्रूव हो गया है कि उसने सबोटेज किया था तो उस अमाउंट के लिए या पूरे बोनस को भी आप फॉरफिट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए कुछ आपको फॉर्म्स मेंटेन करने जरूरी हैं। आइए उनको समझते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में 4 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो चारों ही हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म ए, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 और रूल 4A में बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो वह करते वक्त जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए उसमें एथिकल होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है फॉर्म बी, आपका सेट ऑन है या सेट ऑफ है, उसमें एलोकेबल सरप्लस कितना है, यह चेक करने के लिए आपको सेक्शन 15 या रूल 4B में एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है जिससे पता चले कि सेट ऑन है या सेट ऑफ है। सेट ऑफ है तो 8.33 और सेट ऑन है तो जो भी अमाउंट बनती हो 8.33 से लेकर के 20% तक जो भी अमाउंट बनती हो वह पे किया जाना, अदा किया जाना आवश्यक है। तीसरा है फॉर्म सी, यह मेंटेन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा और यह रजिस्टर वह है कि बोनस एक्ट के तहत एलोकेबल सरप्लस की गणना होने के बाद बोनसेबल अमाउंट कितनी बनी और कितने आपने पे की उस सब का रिकॉर्ड यहां रखना जरूरी है। और जो अमाउंट नेट पेबल है वह अमाउंट कैश में या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना आवश्यक है। अब है फॉर्म डी कि फॉर्म डी में आपने आपके पास कितना अमाउंट था, कितना आपने
एक्चुअल पेमेंट किया और कितना आपके पास एलोकेबल सरप्लस नेक्स्ट ईयर के लिए बच गया। तो यह आपको रूल 5 में रखना बहुत जरूरी है और इसका हर अकाउंटिंग ईयर जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है उसके अंदर यह डिक्लेयर करना जरूरी है। और उस साल का जो बोनस बटा है, क्योंकि पहले साल का बोनस इस साल में बटा है, तो उसको आपको रखना और उसकी रिटर्न भेजना विदिन 30 डेज आवश्यक है। 30 डेज का मतलब है 31 मार्च को खत्म हुआ तो आपको 30 अप्रैल तक यह रिटर्न भेजनी आवश्यक है। तो ये 4 मोटे मोटे रजिस्टर हैं जिनको आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंतर्गत इन चारों फॉर्मों को रखना, मेंटेन करना आवश्यक है। यहाँ एक बात मैं और भी कह दूं कि लेबर लॉ की कंप्लायंस बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसे कठिन बनाते हैं। उनके निहित स्वार्थ हो सकते हैं, जिनके कुछ निहित स्वार्थ हैं उनकी जानकारी नहीं बढ़ाई जा सकती। अन्यथा मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर का पूर्ण प्रयास है कि हम आपके लेबर लॉ से संबंधित सभी एक्टों पर या अन्य रूल्स और रेगुलेशंस पर आपकी जानकारी पूरा करें। आप हमारे वीडियो देखते रहिए, अपने जानने वाले पहचानने वाले लोगों तक भेजते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।